हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। तो आज हम हिस्ट्री की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक रहेगा महापाषाण काल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम इस लेते हैं, महापाषाण काल। फिर हम बात करेंगे कि इसकी जो ये काल है, इसकी अवधि क्या थी। तो इसकी अवधि जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से 100 बीसी तक। सिर्फ 900 साल की ये सभ्यता रही है, या अवधि है इस महापाषाण काल की। इसको हम संस्कृति बोल सकते हैं कि 900 साल की ये संस्कृति रही है। तो हम बात करते हैं कि ये कहाँ इसके स्थान क्या क्या है, स्थल क्या है, जहाँ पे इस संस्कृति को लोगों द्वारा माना जाता था, तो उसके स्थल क्या है। तो हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप। मेन जो ये संस्कृति थी पश्चिमी यूरोप की है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट पे जो है यहाँ के लोगों की ये एक बड़े जन समुदाय की जो संस्कृति है वो पश्चिमी यूरोप की है। इंडिया में तो सिर्फ हम दक्षिण भारत की बात कर सकते हैं कि वहां पे ये संस्कृति थी, और भारत में कहा, दक्षिण भारत। हालांकि ये भी बोल सकते हैं कि पूर्वी भारत में भी हमें 2-4 कब्रें ऐसी मिली हैं जहां पे महापाषाण काल का टाइप की कब्रें हमें मिली है। ठीक है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि उस संस्कृति को पूर्वी भारत में भी ऐसे लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तो इसमें हम बात करें, ये तो हो गए स्थल कहाँ मिले। अब हम अर्थ समझ लेते हैं कि महापाषाण काल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो महा मीन्स बोल सकते हैं इसको अलग अलग, हम इसका अगर संधि विच्छेद कर दें तो महा मीन्स बड़े या बृहद। ठीक है, और पाषाण तो आप समझते ही हैं, तो बड़े पत्थर है ना। पत्थर, पाषाण मीन्स पत्थर, तो पूरे का अर्थ हो जाता है बड़े पत्थरों का काल। ठीक है, या बड़े पत्थरों की संस्कृति। अब ये बड़े पत्थर कहाँ यूज होते थे, क्यों यूज होते थे, क्यों इसको महापाषाण युग कहा गया, तो इसकी एक विशेषता है इस काल की। तो इस काल में क्या होता था, बड़े पत्थरों का यूज हम कब्र बनाने में करते थे। ठीक है, कब्र बनाने, जो दक्षिण भारत के लोग थे वो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, ताकि वहां पे मृतकों का समाधान किया जा सके। कब्रें, अब हम बात करेंगे कब्र। तो कब्रें भी 2 प्रकार की होती थी। पहली होती थी एक सामान्य कब्र, और दूसरी, पहली ये हो गई, और दूसरी होती थी मेजनुमा कब्र। तो सामान्य कब्र में क्या है कि एक मृतक जमीन में गड्ढा कर दिया जाता था। मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, और यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया जाएगा। ये मान लीजिए एक गड्ढा कर दिया गया, और इसके अंदर एक शव को रख दिया गया यहाँ पे, और बाकी इस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं महापाषाण, मतलब बड़ा पत्थर। ये जो है एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, तो ये कब्र हो गई, और इसके अंदर ये शव हो गया। ठीक है, मतलब मृतक शरीर को क्या बोलते हैं, शव बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो मेजनुमा कब्र होती है, उसमें पहले मेजनुमा एक आकृति बना ली जाती थी, गड्ढा बना लिया जाता था, एक आयताकार मेज आयताकार होती है। फिर उस आयताकार गड्ढे के चारों तरफ गोल गोल पत्थर रख दिए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेजनुमा कब्र। यहाँ पे शवों को रखा जाता था, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। अब देखिए, ये कुछ बड़ी टाइप की होती थी, पूरा कमरा टाइप का होता था। ठीक है, और इसको एक बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता था। ठीक है, नीचे आयताकार का एक आयताकार कमरा हो गया, उसके साइड में पत्थर हो गए। ठीक है, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर से उसको ढक दिया जाता था। ठीक, अगर ये तो उसका टॉप व्यू हो गया। अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जमीन है, जमीन में ऐसे कुछ पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा एक ही साइड दिखेगी। अगर हम साइड से देखेंगे तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये सब रखे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वाली वीडियो में सिर्फ एक शव को यहाँ पे बनाया है,
एक मृतक शरीर एक सबको बनाया और यहाँ पे 1 2 3 4 बनाया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो सामान्य कब्रें होती थी उसमें सिर्फ एक शव को रखा जाता था, और जो मेजनुमा कब्र होती थी उसमें एक पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे, जब जब उनकी मृत्यु होती थी तब तक उसके परिवार के सदस्यों को इसी कब्र में लाके रख दिया जाता था। उसके लिए क्या होता था, बाद में इस कब्र को खोलने के लिए इसमें एक पोर्ट होल बना दिया जाता था। पोर्ट होल में एक पत्थर को ऐसे एडजस्ट किया जाता था ताकि उसको हम टाइम टू टाइम निकाल सकें, जब हमें जरूरत पड़े हम निकाल सकें और उसमें दूसरे कमरे के अंदर जाके दूसरे सबको उसमें रख सकें। तो इसको क्या बोलते थे हम? पोर्ट होल। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट होल। इसको ये पोर्ट होल के थ्रू हम यहाँ से पत्थर रिमूव कर देते थे और एक बॉडी को रखे, डेड बॉडी को रखे, फिर से पत्थर लगा दिया जाता था। फिर उसके अगले जब उस परिवार के अगले किसी व्यक्ति की डेथ होती थी फिर उसको यहाँ पे रख दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिर्फ सबके साथ सिर्फ सभी रहते थे या कुछ अन्य चीजें भी रखी जाती थी। तो हाँ, दूसरी चीजें रखी जाती थी। तो इसमें क्या था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसने अपने जीवित लाइफ में, अपनी लाइफ में जितनी भी चीजों का यूज किया है उन सब चीजों को उसी के साथ रख दिया जाता था। अपने उसके दैनिक जीवन में होने वाली दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जितनी भी चीजें थी सबको उसके साथ में रख दिया जाता था। उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसके आभूषण, उसका धन, उसके जो भी था उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, इवन पशु भी उसके साथ दफना दिए जाते थे। ठीक है, तो एक चीज तो सब कब्रों में कॉमन मिली है, जो कॉमन चीज होती है, जो कॉमन होता है वो क्या था, यहाँ भी हर किसी के जिसकी डेथ हो रही है उसके उपयोग वाली चीजें उसके साथ रख के उसको दफना दिया जाता था, समाधान कर दिया जाता था उसका। तो एक चीज हर किसी कब्र में कॉमन मिली है, वो क्या था, लाल और मृद भांड, लाल व काले। लाल व काले मिट्टी के बर्तन। ठीक है, लाल व काले मिट्टी के बर्तन। तो ये सब हर कब्र में कॉमन मिला है। बाकी कुछ कब्रें ऐसी हैं जिसमें क्या काफी महंगी चीजें, मतलब कीमती चीजें मिली हैं। जैसे क्या एक ब्रह्मगिरी जो तमिलनाडु में एक स्थल है, मैंने शायद, हाँ, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक स्थल है ब्रह्मगिरी, वहां पे एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले, 33 सोने के मनके। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी से एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस समाज में असमानताएं थी। क्योंकि कुछ कब्रें ऐसी भी मिली हैं जहां पे सिर्फ बहुत सामान्य चीजें मिली हैं, जैसे सिर्फ कपड़े मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, थोड़ी खाने पीने की सामान्य चीजें मिली हैं। बाकी जो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी की एक कब्र से, जैसे मैंने बताया कि 33 सोने के मनके मिले हैं, और ब्रह्मगिरी की ही एक कब्र से क्या था, घोड़े की हड्डी हो गई, मतलब सबके साथ घोड़े की हड्डी मिली है। इससे क्या प्रूफ होता है कि सबके साथ घोड़े को भी दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि वो जो जिसका शव था, घोड़ा उसका बहुत प्रिय जानवर रहा होगा, उसके लाइफ में उसने बहुत उसका यूज किया होगा, तो उसके साथ उसको दफना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या मेन चीजें थी जो कब्र में सावधान के साथ, जो सबके साथ रख दी जाती थी, तो एक थे जो कब्रों से हमें सामान्य तौर पर मिले हैं, जैसे कि लोहे के, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि कब्रों से मिलने वाले जो सामान है, उपकरण है, वो कौन कौन है जो उनके साथ रख के दफना दिया जाता था। तो जो सामान मिले हैं हमें, कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कब्र में सबके साथ सामान, क्या क्या रखा जाता था। ठीक है, क्या क्या रखा जाता था, जैसे क्या लाल व काले मृत भांड, ये तो कंपलसरी था,
ये तो हर कब्र में ये मैक्सिमम ये मिला है, काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ये कंपलसरी मिला है कि हर किसी कब्र से। दूसरा क्या है, दूसरा लोहे के उपकरण औजार। यहाँ की मैक्सिमम, जो दक्षिण भारत की मैक्सिमम कब्र है, उससे लोहे के उपकरण और औजार मिले हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, जो दैनिक जीवन की दैनिक उपयोगी वस्तु होती है, दैनिक उपयोगी वस्तु जिसके अंदर आता है कपड़ा, कुछ आभूषण, ऐसे कुछ उसकी पर्सनल चीजें जो भी होती थी, शीशा वगैरह, ये सब दैनिक उपयोगी वस्तु, ठीक है। ये हमको कब्रों से मिला है। चौथा क्या है, चौथा एक ब्रह्मगिरी है ना, साउथ इंडिया में एक स्थान है ब्रह्मगिरी, जहां से कुछ कब्रों से हमें लोहे घोड़े की हड्डियां मिली। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जहां से हमें जो कब्र, ये वो चीजें हैं जो हमें कब्रों से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है, जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र से सोने के, ब्रह्मगिरी कब्र से एक ब्रह्मगिरी स्थान है दक्षिण भारत में, वहां पे एक कब्र मिली है। तो उसमें कब्र में एक सबके साथ 33, ठीक है, 33 सोने के मनके मिले हैं। सोने के मनके। तो इससे क्या पता चलता है, कुछ कब्र ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ मिट्टी के बर्तन या नॉर्मल चीजें मिली हैं, पर यहाँ पे कुछ एक कब्र में ऐसा भी देखा गया कि सोने के मनके। अब मनके क्या होते हैं, तो मनकों में के अंदर छेद करके, मतलब पहले एक सोने का टुकड़ा ले लिया जाता है, उसको फिनिश करके गोल करके, जो माला देखी होगी आपने, उसमें छेद कर दिया जाता है। माला का जो दाना होता है, जिसको हम एक धागे में बांध के गले में पहनते हैं, तो उसका जो एक दाना होता है उसको एक मनका बोलते हैं। तो ऐसे कुछ बड़े साइज के होते हैं मनके, तो ऐसे मिला 33 सोने के मनके मिले हैं ब्रह्मगिरी की एक कब्र से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो जो हमें बताती हैं कि उस टाइम की चीजें कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। टाइम पीरियड भी इसी से डिफाइन होता है एक्चुअली जो हमें पता चलता है कि 1000 बीसी से और 100 बीसी के बीच की ये जो इसकी अवधि है, कैसे पता चलता है कि यहाँ से लोहे के उपकरण हमें प्राप्त हुए, ठीक है। बहुत सारी कब्रें, मैक्सिमम कब्रों से हमें लोहे के उपकरण और औजार मिले। तो सब लोग जानते हैं कि जो लोहा युग था वो कब से कब तक था, तो लोहा युग कब से होता है, 1000 बीसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 1000 बीसी से 100 बीसी के बीच का काल था। एनसीईआरटी भी यही बोलती है, ठीक है। ये जितने भी टाइम पीरियड है, और ये सब एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं, क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है इंडिया में। तो उसमें कभी ये डाउट नहीं करना है कि हाँ किसी गाइड बुक में कुछ दिया है, किसी की राइटर की बुक में किसी ने कांस्य युग के बाद या लोहे युग के बीच का बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अब हम देखेंगे जो महापाषाण की कब्र है, तो कब्रों की महत्वता क्या है, कब्र की महत्वता क्या थी, क्यों उनको इतना सजा धजा के, इतना तामझाम करके, इतना पत्थर वत्थर लगा के बनाया जाता था। तो ये जो कब्रें थी, जो मेजनुमा कब्रें थी या फिर जो सामान्य कब्रें थी, ये उपासना गृह के काम करती थी, ठीक है। उपासना गृह, उस टाइम पर कोई मंदिर मस्जिद तो होते नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे, जिस परिवार के लोग जहां पे दफनाए जाते थे, कर्क संक्रांति के टाइम पे उपासना गृह भी, उपासना गृह रोज नहीं, सिर्फ कर्क संक्रांति के टाइम पे, जिस दिन कर्क संक्रांति होती थी उस दिन परिवार वाले लोग यहाँ जाते थे और पूजा करते थे, ठीक है, उपासना करते थे, ठीक। तो ये कब्र जो है उपासना गृह का काम करती थी, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो मेन जो हमें कब्रें मिली हैं महापाषाण की, वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है हमें, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कहाँ से, ये 2 जगह हैं तमिलनाडु में, पहला ब्रह्मगिरी
ठीक है। और दूसरा है ये आदि चंदलोर। एक्चुअली आदि चंदलोर नीचे है मथुरे के पास। ठीक, तो ये आपने देख लिया कि कहां कहां से हमें महाप्रसाद काल की चीजें मिली, कहां कहां पे ये संस्कृति थी। तो भारत में सिर्फ ये साउथ इंडिया में थी। कुछ एक दो चीजें हमें पूर्वी भारत में मिली है देखने को, बंगाल वाले रीजन में, बांग्लादेश वाले रीजन में मिली है एक आधी, और कुछ एक दो जम्मू कश्मीर में भी मिली है। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, अच्छे से बाद में बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाकी चीजें अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।